कौन थे जो IMF को खतूत लिख रहे थे कि पाकिस्तान का प्रोग्राम अप्रूव मत करें। आज न सिर्फ हम डिफॉल्ट से निकल आए हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक और तमाम आलमी इदारे वो खुद अपनी जुबान से कह रहे हैं कि हम मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं यानी शिकस्त रेट्स से निकलकर इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। FBR पे प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ इज लीडिंग द चार्ज। रेवेन्यूज वेंट अप। जो IMF का टारगेट है एंड ऑफ December was 10.6%. We got to 10.8%. This is in the context of where we want to go in the next 3 years. कि 13.5% पे हमने पहुंचना है। The best for Pakistan is yet to come, and collectively we will make it happen. ये गलत कहते हैं ये लोग कि महंगाई कम हुई है। महंगाई कम नहीं हुई है, महंगाई तो बढ़ रही है, लेकिन पहले 38% बढ़ रही थी एक साल में, अब सिर्फ 3% कह रहे हैं कि इस महीने बढ़ी है। अगर 2.3 लाना बहुत अच्छी बात है तो 38 ले जाना भी बुरी बात है ना। तो 38 कौन लेके गया? उस वक्त कौन प्राइम मिनिस्टर था? कह रहे थे ना कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई है। मनफी का मतलब है कि हकीकत में खाने पीने की अशिया अब एक तसलसल से 2 महीने से नीचे आ रही है। 1.5 नहीं, एक्चुअली -0.5%, 0.7%। ओवरऑल महंगाई की शरह जो है, जो 38% थी, वो अब 1.5% रह गई। वेलकम टू न्यूज वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उस पर। एक दफ़े फिर IMF का एक वफ़द जो है इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, जो अगली ट्रांच मिलनी है पाकिस्तान को, उस हवाले से वो इस वक्त मौजूद हैं। मुलाकातें उनकी जारी हैं और इसीलिए आज हमने सोचा कि हम इस इशू पे बात भी करें। अहम है ये बताना कि हुकूमत पिछले काफ़ी दिनों से, हफ्तों से बार बार हमें बता रही है कि उनकी जो हैंडलिंग रही है मईशत की, किस तरह वो मईशत को जो है एक अच्छी सिमत में लेकर जा रहे हैं। हमें बताया जाता है कि डिफ़ॉल्ट के दहाने पर मुल्क खड़ा था जब इन्होंने हुकूमत संभाली और अब सूरत हाल बहुत बेहतर है। ये भी जिक्र किया जाता है कि जो इन्फ्लेशन का रेट था उसमें बहुत कमी आ चुकी है। कहा जा रहा है कि 10 सालों में कम तरीन सतह है इस वक्त जो महंगाई की शरह है। और इसके साथ साथ रुपी भी मुस्तहकम हमें नज़र आ रहा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की भी सूरत हाल बेहतर है। इसलिए काफ़ी ये कहना ज़रूरी है कि बहुत से ऐसे इंडिकेटर्स भी हैं जो हुकूमत के इस बयानिए को सपोर्ट करते हैं कि इस वक्त मईशत जो है वो बेहतर हुई है। IMF का अगर जिक्र करें और वर्ल्ड बैंक का, तो उनकी तरफ से भी बार बार ये जिक्र किया जाता है कि पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आ गया है। पिछले दिनों में ही वर्ल्ड बैंक के साथ एक 10 साला मंसूबा साइन किया है पाकिस्तान ने। इसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक के जो कंट्री डायरेक्टर हैं उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया कि पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम जो है वो आता हुआ नज़र आ रहा है। वफ़द मगर यहाँ इस वक्त मौजूद है और वफ़द के हवाले से जितनी ख़बरें आ रही हैं उनमें एक इशू जो है उसका बार बार जिक्र हो रहा है और वो है जो हमारा रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है। यानी कि जितना कहा गया था IMF की तरफ से कि जितना टैक्सेस से रेवेन्यू इकट्ठा करना है हुकूमत को, उसमें अभी भी फ़र्क है। और उस फ़र्क को लेके कहा जा रहा है कि गुफ्तगू जारी है। इस एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राना साहब जो लिखते हैं उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि इस शॉर्टफॉल के हवाले से जो है वो गुफ्तगू जारी है। 12 ट्रिलियन रुपए जो है उससे कम करने की बात हो रही है। हुकूमत कन्विंस करने की कोशिश करी IMF को कि ये हदफ इतना ज़्यादा है कि इसमें कमी लाई जा सकती है। मगर ये भी बार बार बताया जा रहा है कि जो भी ये जिस तरह भी ये मसला हल होगा, क्योंकि हुकूमत की तरफ से कोई प्लान्स भी दिए जा रहे हैं, IMF को बताया जा रहा है कि रेवेन्यू शॉर्टफॉल कैसे को एड्रेस करेंगे, तो साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि मिनी बजट नहीं आएगा। हुकूमत ने इसको इतना मैनेज कर लिया है कि इस किस्म की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलबत्ता एक और भी इशू है जिसके ऊपर कहा जा रहा है कि गुफ्तगू हो रही है। रिपोर्ट्स जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनमें भी जिक्र किया गया है और वो है जो गर्दशी कर्जा है उसको लेके पावर डिवीजन, विच इज़ ऑल्सो अ बिग इशू फॉर पाकिस्तान। और हुकूमत की तरफ से ये भी प्रपोजल है कि कुछ बिजली की कीमतें कम की जाए। इन सब मामलों पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम हुसैन साहब, सहाफ़ी, बहुत गहरी नज़र रखते हैं माशी अमूर पे, और हमें ज्वाइन किया है अली खिज़र साहब ने, ये भी सहाफ़ी हैं, माशी अमूर को कवर करते हैं, बिजनेस रिकॉर्डर से इनका ताल्लुक़ है। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी खुर्रम साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, एक तरफ तो ये भी कहा जा रहा है कि
ये जो विजिट है इसमें कोई खास मसला नहीं होगा, बहुत स्मूथली जाएगा। ये जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो लोग इस पे बहुत नजर रखते हैं, वो ये बात कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ सर अहमियत भी लगती है इस IMF की वफ्द की, क्योंकि हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि ये तीसरा वफ्द है IMF से जो पिछले हफ्तों में आया है। एक पहले वफ्द आया, वो यहाँ जुडिशरी से, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से, ऑपोजिशन से, हुकूमत से मुलाकात करके गए। फिर उसके बाद एक आध हफ्ते के बाद क्लाइमेट के हवाले से उनके एक्सपर्ट्स आए, और अब ये उनका मेन वफ्द आया है। तो सर जस्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द विजिट्स मेक इट सीम वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा आरिफा, जो 3 विजिट्स की जो आपने बात की है ना, उसमें पहले 2 जो विजिट्स थे उनका प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो अलग कंसल्टेशंस हैं और वो तमाम जो IMF की मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ चल रही हैं। क्लाइमेट के हवाले से आई एम नॉट श्योर कि सारे मेंबर्स से मिल रहे हैं, लेकिन तमाम मेंबर्स के साथ तो हो रही हैं मुलाकातें। और जो गवर्नेंस के लिए आए थे, जहां पे वो जुडिशरी से भी मिले हैं, औरों के अलावा जुडिशरी से भी मिले थे, वो भी कंसल्टेशंस एक UN की ट्रीटी थी 2000 में साइन की गई थी तमाम मुल्कों ने, उनमें से पाकिस्तान भी एक था। उसकी बेसिकली कंसल्टेशन के हवाले से आए थे एंड तो उसका प्रोग्राम से सच ताल्लुक नहीं था। अब प्रोग्राम में जो कहा जा रहा है, वो फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने खुद पब्लिकली कहा है कि ये प्रोग्राम हो जाएगा क्लियर, ये रिव्यू जो है ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे खास जो पाकिस्तान की माशी परफॉर्मेंस है और जो टारगेट सेट किए गए थे इस प्रोग्राम के अंदर, जो प्रोग्राम सितंबर 2024 में शुरू हुआ था, उनको रिव्यू करने के लिए जो आई हुई है आजकल टीम, मेन चीज ये है। और फाइनेंस मिनिस्टर साहब का कहना जो है, नॉर्मली जब भी गवर्नमेंट आरिफा, जब भी गवर्नमेंट के लोग कहते हैं कि ये रिव्यू हो जाएगा क्लियर, तो नॉर्मली हो जाते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि पहले से उन्होंने ऑलरेडी ये सारी बातें कर ली होती हैं IMF स्टाफ के साथ, कि जहां जहां खामियां हैं उनको ऑलरेडी डिस्कस करके उनकी मोडालिटीज निकाल ली होती हैं। तो रिव्यू जो होता है वो कुछ हद तक कहा जा सकता है कि एक फॉर्मेलिटी रह जाती है। लेकिन स्मूथली का मुझे नहीं पता, क्योंकि सारी चीजें हटा के एक 600 अरब रुपए का रेवेन्यू टारगेट में शॉर्टफॉल मौजूद है। ये कोई कम रकम नहीं है। इतनी बड़ी शॉर्टफॉल मुझे याद नहीं आ रहा लास्ट कब आई थी पाकिस्तान के रेवेन्यू टारगेट्स में, और इसको पूरा करना तो इनको होगा बिफोर द एंड ऑफ जून। प्रोजेक्शंस जो मीडिया में कही जा रही हैं वो कह रही हैं कि 1 ट्रिलियन से ऊपर चली जाएगी ये वाली शॉर्टफॉल। इसको पूरा तो करना होगा किसी तरह से, और अगर पूरी तरह नहीं, अगर 100% पूरा नहीं कर सकते तो कम से कम 80, 90, 70% काफी हद तक तो पूरा करना होगा, यानी कि मजीद रेवेन्यू मेजर्स चाहिए होंगे। और वो अब कहां से रेज करेंगे, ये बहुत बड़ा एक सवाल पैदा होगा इस रिव्यू के बाद। और इस रिव्यू से लेके जून के महीने जब अगला बजट तैयार होगा, उन दिनों में, उन महीनों में इनफैक्ट ये चीज इंप्लीमेंट की जाएगी। तो आई थिंक अब काफी एक क्रिटिकल टाइम, माशी नजर से काफी क्रिटिकल टाइम शुरू होएगा इस रिव्यू को खत्म होने में, और अगला बजट जब होएगा उसके दरमियान। बिल्कुल से अली साहब, आपने गुफ्तगू सुनी खुर्रम साहब की, तो आप सर इत्तेफाक करेंगे, जैसे अब उन्होंने जो उनकी बात से मुझे समझ आया वो ये है कि ये रिव्यू तो पूरा हो जाएगा, मगर बजट से पहले शायद टैक्सेस बढ़ाएंगे या कुछ करेंगे, क्योंकि हुकूमत को डेफिनेटली बजट से पहले ही अपने रेवेन्यू जो है वो कुछ बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो अब टैक्सेस के थ्रू ही करेंगे, और तो कोई तरीका है नहीं। जी सर। जी बिल्कुल, खुर्रम साहब की एक बात से तो मैं बिल्कुल, बात सही है कि कुछ स्मूथली रिव्यू नहीं हो रहा और रिव्यू हो रहा है, बट मेरे नहीं ख्याल में इस वक्त कोई नए रेवेन्यू मेजर्स जो लगाने की जरूरत पड़ेगी। जो बात ठीक है कि वो 13 ट्रिलियन का जो तकरीबन रेवेन्यू टारगेट है, उससे 1 ट्रिलियन की FPR के रेवेन्यू के अंदर शॉर्टफॉल आएगी, लेकिन मेरे ख्याल में वो नंबर एक तो रिवाइज हो जाएगा, वो 12.4 इस तरह कुछ हो जाएगा। और अगर कहीं पे आपको कुछ करना पड़ेगा तो मेरे ख्याल है पेट्रोलियम लेवी के अंदर इनके पास रूम होगा, क्योंकि आप देखिए कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस काफी तेजी से नीचे आ रही हैं, और उसके बाद जो है आपके पास उसमें एक रूम आ जाएगा कि वो, क्योंकि वो FBR के रेवेन्यू नहीं होंगे लेकिन दूसरे रेवेन्यू होंगे, उसको लेके चलेंगे। जहां तक मुझे बात है, IMF इस पे ये करेगा जी, जो आपका प्राइमरी फिस्कल सरप्लस का टारगेट है, जो बाइनरी टारगेट है, देखिए जी एक बाइनरी टारगेट होता है कि IMF का, के जो टारगेट है जिसकी बेस पे ये रिव्यू होगा, वो अगर फिस्कल साइड पे देखें तो वो प्राइमरी फिस्कल सरप्लस टारगेट है।
और एक इंडिकेटिव टारगेट है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि एफबीआई के रेवेन्यूज का। तो इंडिकेटिव टारगेट में जो शॉर्टफॉल आ रहा है उसकी वजह से क्या प्राइमरी फिस्कल सरप्लस के अंदर शॉर्टफॉल आ रहा है? अगर वो शॉर्टफॉल आ रहा है तो फिर आपको रेवेन्यूज बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन क्या आप अपना प्राइमरी फिस्कल सरप्लस का टारगेट बगैर रेवेन्यू बढ़ाए पूरा कर सकते हैं? अगर आप एफबीआई रेवेन्यू अगर आप ऐसा कर लेंगे तो फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। एफबीआई को कुछ 12.5 ट्रिलियन तक मेरा ख्याल है ये चला, 4-5 तक ये चला जाए शायद, क्योंकि ये एडवांस टैक्सेस वगैरह उसको कहीं से लग रहा है कि कुछ मिल जाएंगे। और उसके बाद ये है कि डेवलपमेंट स्पेंडिंग जो वैसे ही 1.2 ट्रिलियन या 1.4 ट्रिलियन के गालिबन करीब कहीं थी फेडरल बजट की, जिसकी बहुत कम अभी तक वो उसको उन्होंने दिया है, वो उसकी रिलीजेस और भी कम हो जाएंगी। तो इस तरह कुछ खर्चों को कम करके कुछ प्रोविंशियल सरप्लस ला के वो एक प्राइमरी जो टारगेट है सरप्लस का वो अगर पूरा कर लेंगे तो रेवेन्यूज नहीं इनको शायद बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन बहरहाल अभी बढ़ाए ना बढ़ाए, इस वक्त आज हम मार्च में खड़े हैं और हमारे पास 3 महीने तकरीबन इस रिव्यू के बाद आपके पास अप्रैल मई जून 3 महीने रहेंगे। एक क्वार्टर चलेगा, ये क्वार्टर में बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते वो एक अलग सवाल है। असल चीज है कि अगले साल के बजट में क्या करेंगे। बिल्कुल ठीक, ये साल तो गुजर गया, उसमें क्या करेंगे? सवाल ये होना चाहिए क्या उसमें ये, क्योंकि IMF इस वक्त बड़ी सख्ती से ये बात कर रहा है कि भाई आपने जो रेवेन्यू की ब्रॉडनिंग के ऊपर जो मेजर्स लेने थे उस पे तो आपने कोई खातिर कारकर्दगी नहीं दिखाई। आपने रिटेलर और होलसेलर के ऊपर कोई टैक्स कलेक्ट नहीं किया, आपने रियल स्टेट के ऊपर कोई टैक्स कलेक्ट नहीं किया, आपकी एग्रीकल्चर के प्रोविंशियल लेजिस्लेशन जो है वो भी लेट हुई है और उनकी नीयतें भी साफ नहीं लगती। इन सब को देखते हुए और आपने सैलरी क्लास को बहुत ज्यादा टैक्स कर दिया है, कॉर्पोरेट को बहुत ज्यादा कर दिया है, क्या आप उन पे और टैक्स लगाएंगे? जो मेरे ख्याल में नहीं। और एफबीआई अब खुद भी कह रहे हैं, जैसे हम आपके प्रोग्राम में भी जिक्र करते रहे हैं और भी बिल्कुल ठीक। अली साहब माफ करिएगा मैं आपकी बात काट रही हूँ, आई विल कम बैक टू यू फर्स्ट ताकि आप अपनी मुकम्मल करने, बट यहाँ मुझे एक ब्रेक लेना है अगर आप इजाजत दें। जी नाज़रीन, वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। नाज़रीन, हम गुफ्तगू करें खुर्रम हुसैन साहब से और अली खिजर साहब से। जी अली साहब, मैंने आपको उस वक्त इंटरप्ट किया था, अगर आप जल्दी से अपनी बात मुकम्मल कर लें 30 सेकंड्स, फिर मैं खुर्रम साहब के पास जाती हूँ। रेट कम करने की बात जहाँ पे हो रही थी, आप देखें कि IPR इस वक्त खुद कह रहा है कि डेयरी और टबैको सेक्टर पे जो है या जूसेस टबैको सेक्टर के ऊपर जो ज्यादा टैक्स करने से उनकी सेल्स गिर गई है और उसकी वजह से टैक्स कलेक्शन भी कम हो गई है। और चूंकि हमारे यहाँ इन्फोर्समेंट नहीं है तो वो जो इनफॉर्मल प्लेयर्स जो है ना वो मार्केट में बहुत आ गए हैं और उससे एक है कि वो फॉर्मल सेक्टर जो है उसकी सेल्स भी गिर रही है और IPR के रेवेन्यूज भी तक गिर रही हैं। तो इसको एक वो इकोनॉमिक्स में कहते हैं लेफर कर्व, तो वो बेसिकली आ गया कि जी टैक्स रेट और बढ़ाएंगे तो कम होना शुरू हो जाएगा। और सैलरी क्लास में भी आप देखिएगा और देखिए कि हो रहा है कि फ्रीलांस का काम लोगों ने ज्यादा शुरू कर दिया है और इस वक्त कॉर्पोरेट जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं उनको को नौकरी किसी को जब ऑफर करते हैं तो वो पैसे ज्यादा मांगता है, क्योंकि वो जो अगर किसी और कंपनी जो बाहर एक्सपोर्ट कर रही है और बाहर से पैसे उसको भेज रही है थ्रू रेमिटेंस, वो थोड़े पे कर लेती है। तो मेरे ख्याल में एफबीआई को इन चीजों का पता है, तो रेट अभी फिलहाल और बढ़ा के कोई फायदा नहीं होना। बिल्कुल ये मैं बात कर रहा था। जी खुर्रम साहब, अली साहब ने भी उसका जिक्र किया है, ऑब्वियसली ये भी आप जो बात मुस्तकिल हो रही है कि हुकूमत ने जो कमिटमेंट्स की थी IMF से कि एग्रीकल्चर टैक्स लगाएंगे या रिटेल को टैक्स नेट में लाएंगे, वो उसके ऊपर कोई खास कामयाबी नजर नहीं आ रही। बल्कि ये भी हमने देखा है कि जब भी कोई IMF का वफ्द आने लगता है तो उन्हीं दिनों में जो सूबाई हुकूमतें हैं वो कानून पास कर देती हैं एग्रीकल्चर टैक्स इम्पोज करने का, मगर कोई हमें मालूम नहीं है उसके बाद कि क्या वो टैक्स इम्पोज कर भी रहे हैं कि नहीं, या ये सिर्फ कानून साजी तक ही मामला फंसा हुआ है। फंसा है कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं सूबाई हुकूमतें किसी किस्म का एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लाने नहीं वाले, और वो हमें पता है क्योंकि आप देख लें जो भी पंजाब रेवेन्यू बोर्ड या सिंध रेवेन्यू बोर्ड या KP के जो उनके प्रोविंशियल रेवेन्यू बोर्ड्स जो हैं वहां पे काम होता हुआ नजर थोड़ी आ रहा है। इस तरह का कि मशीनरी बनाई जाए जिसके थ्रू फिर एग्रीकल्चर इनकम्स को असेस करके और उनकी टैक्सेस लिया जाए। एंड आई थिंक IMF जहां तक कंसर्न है उनका मेन जो इंटरेस्ट है, जैसे अली ने भी जिक्र किया था,
वो प्राइमरी बैलेंस के साथ है, यानी कि आपका टैक्स कलेक्शन माइनस इंटरेस्ट निकाल के जो रह जाते हैं पैसे, प्रोवाइडेड वहां पे एक सरप्लस आ रहा हो, तो दे डोंट रियली केयर इतना ज्यादा। वो उनका इतना बड़ा मसला नहीं है कि आप ये पैसे कहाँ से लेके आए हैं, ये रेवेन्यूज आपने कैसे इकट्ठे किए हैं, प्रोवाइडेड आपका प्राइमरी बैलेंस जो है वो सरप्लस में चल रहा हो। और वो तो चल रहा है, इनफैक्ट वहां तो ओवर परफॉर्म किया गवर्नमेंट ने थोड़ा सा, जो टारगेट था उससे मजीद ज्यादा ऊपर अभी जो कलेक्शन है वो चल रही है। तो आई थिंक उस हवाले से IMF कह देगा कि ठीक है चले, आपने कानून तो पास कर लिया, मजीद और काम हुआ है या नहीं हुआ डजंट मैटर। सर्विसेज सेक्टर में गवर्नमेंट तो अभी हार नहीं मान रही, वो ये नहीं कह रहे कि हमारे जो मेजर्स हम लोग पिछले बजट में लेके आए थे रिटेल सेक्टर को नेट में लाने के लिए वो फेल हो गए। वो तो कह रहे हैं कि ठीक है चलो टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन हम यहाँ जरूर कामयाब होंगे। IMF ये बात भी मान जाएगा उनकी, क्योंकि मेन चीज जो प्राइमरी बैलेंस का टारगेट है वो तो मीट हो चुका है। प्रॉब्लम यहाँ गवर्नमेंट के लिए सिर्फ ये है कि इन्होंने एक रेवेन्यू स्लोप होती है कि आपने हर साल मजीद बेहतर परफॉर्मेंस दिखानी है, और यहाँ तो आई थिंक जो भी ये मेजर्स लेके आए हैं, जितना बोझ उन्होंने सैलरीड के ऊपर डाल दिया, सैलरीड लोगों के ऊपर, जितना बोझ एसोसिएशन ऑफ पर्संस के ऊपर डाल दिया, जितना बोझ कॉर्पोरेट्स के ऊपर डाल दिए, इम्पोर्ट वगैरह के ऊपर जो टैक्सेशन लग गई है, वो तो आई थिंक मैक्सिमम हो चुका है। अब आई डोंट नो कितनी और गुंजाइश है कि मेरे और आपके ऊपर जो सैलरीड लोग हैं या आम आवाम जो है उनके ऊपर मजीद और बोझ डाला जाए। बिजनेसेस के ऊपर भी जितना डला है, ऑलमोस्ट 50% तक उनकी इनकम जो है वो जा रही है टैक्सेस में, तो मजीद और अब उस बोझ को इंक्रीज करने की आई डोंट नो कितनी गुंजाइश है। जितना आप कर सकते थे इस प्रेजेंट रेवेन्यू सिस्टम के थ्रू वो तो तकरीबन ऑलरेडी हो चुका है। अंग्रेजी में इसको कहेंगे या मैक्स्ड आउट। यहां से लेके जून तक इन्होंने मजीद और निकालना है इसी सिस्टम में से टैक्स। अगले साल के लिए अब वो क्या करेंगे रिफॉर्म के बगैर, आई डोंट नो, लेकिन यही मामला बिल्कुल ठीक सर, इस रिव्यू के बाद से लेके बजट तक। बिल्कुल ठीक जी। अली साहब आपने सुनी खुर्रम साहब की गुफ्तगू। सर एक तरफ तो बट टैक्स का इशू है, मगर दूसरी तरफ ऑब्वियसली हुकूमत के अपने खर्चे कम करने के या प्राइवेटाइजेशन, आपको लगता है कि इसके ऊपर भी कोई IMF उनसे बात कर रहा होगा? और ऑब्वियसली बिजली के सेक्टर का भी जिक्र आ रहा है कि वो कुछ हुकूमत कम करना चाह रही है, पावर टैरिफ्स, वो भी IMF ने इजाजत देनी है। जी बेसिकली देखिए खुर्रम, मैं अभी एक ही बात कर रहे हैं कि अगले साल के बजट के अंदर क्या करेंगे, क्योंकि जिन सेक्टर्स पे आपने टैक्स लगा दिया उनसे आप ले नहीं सकते, तो जहाँ पे आप आपने मतलब जिनको आप नहीं टैक्स लगाते अब आपको फाइन भी उन पे लगाना पड़ेगा, वरना आपके टारगेट मीट नहीं होंगे। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि आपने जो बिजली के सर्कुलर डेट की बात की है, देखें जी बिजली के अंदर एक तो इस वक्त देखें, इस वक्त एक टेलविंड चल रही है पाकिस्तान के साथ कि जी इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, खासतौर पे ऑयल और बाकी जो ऑयल के साथ दूसरे कोल और दूसरी जो इस तरह की चीजें होती हैं उनकी कीमतें बहुत सिग्निफिकेंटली गिर गई हुई हैं। और चूंकि जो जिस तरह से ट्रम्प वो टैरिफ लगा रहे हैं यूएस के अंदर, तो उससे वहां पे यूएस में एक रिसेशन आता नजर आ रहा है, वो उसकी वजह से वो प्राइसेस और भी गिरती नजर आ रही हैं। तो ये जो प्राइसेस गिर रही हैं, ये पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल जो है, चूंकि डिमांड थोड़ी बढ़ रही है, उसकी वजह से इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, लेकिन उसमें थोड़ी सी जो है ना कमी रह जाएगी। और आप ये देखेंगे हमारी इन्फ्लेशन भी जितनी गिर रही है, जो एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा स्पीड से गिर रही है, जो आपने अपने इंट्रो में बताया भी था। तो वो एक टेलविंड है, तो यहाँ पे उसकी वजह से कुछ फायदा होगा, और ये हुकूमत को ये टाइम ऐसा है कि इसमें रिफॉर्म कर लेने चाहिए। बिजली के सेक्टर में ये बात है कि बिजली की कीमतें आप देखिए पिछले साल से इस दफा वैसे ही कम हो गई हैं। बेस टैरिफ आपके जो भी रहा हो, आपका FCA QTA ये सब नेगेटिव है। आप अगर बिजली के बिल देखें तो जो पिछले साल के बिल थे लोगों के घरों में या फैक्ट्रियों में, उससे बिल कम आ रही हैं। अब आगे वो इस तरह ये कह रहे हैं कि एक सर्कुलर डेट खड़ा हुआ है, वो सर्कुलर डेट के अंदर तकरीबन 1.3 ट्रिलियन का एक अमाउंट है, उसके ऊपर आप एक सरचार्ज हम 3 रुपए 23 पैसे लेते हैं। अब वो बैंकों को आज भी बुलाया हुआ था इन्होंने, मिनिस्ट्री ने और टास्क फोर्स ने, और बैंकों को वहां डंडे के तौर पे जिस तरह IPP के साथ किया था, वहां पे कहने हैं कि जी 8% पे सकूक ले ले। मार्केट में इस वक्त 12% का इंटरेस्ट रेट है, वो कह रहे हैं फिक्स पे 8% पे ये ले ले। इस वक्त बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब, और खुद आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे
कोर्ट केसेस की। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे अदलिया का। अब जब से कुछ कानून साजी हुई है, हम कह सकते हैं कि अब हम शायद इतनी तवज्जो नहीं देते अदलिया के मामलात को, मगर फिर भी कुछ ना कुछ अहम केसेस तो हैं, कुछ ना कुछ चिंगारी दबी हुई है, उसमें आग भड़क पड़ती है। एक तरफ तो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसकी समाअत जारी है। मुख्तलिफ किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं जजेस से। कहना मुश्किल है कि केस किस सिमत जा रहा है या किस किस्म का फैसला की तवक्को है, मगर ऑब्वियसली बहुत अहम इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं। पिछले दिनों में भी जस्टिस जमाल मंदोखिल साहब ने कहा ये जुर्म किसी ने भी किया हो सज़ा तो होनी चाहिए, ट्रायल यहाँ हो या वहाँ हो क्या फ़र्क पड़ता है। इसमें सिविल सोसाइटी की तरफ से जो वकील हैं फैसल सिद्दीकी साहब वो पेश हो रहे थे। उन्होंने कहा कि ट्रायल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, एक ट्रायल आज़ाद है, दूसरा मिलिट्री में है। आज भी जब केस की समाअत हुई तो जस्टिस जमाल मंदोखिल साहब ने कहा कि शहरियों का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं। हामिद खान साहब जो भी रिप्रेजेंट करें लाहौर बार एसोसिएशन को वहाँ, उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट में 1952 में आया, इससे कबल पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था। तो इस तरह के कमेंट्स वहाँ हैं, मौजूद हैं। किस सिमत बात जा रही है ये मालूम करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ लाहौर हाई कोर्ट में एक जज ने इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने 2033 में रिटायर होना था। कोई वजूहात सामने नहीं आई कि उन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया। और आखिर में बहुत अहम खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि जो लापता फर्द का बेंच था वो आज इसलिए टूट गया क्योंकि जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने उसमें बैठने से माजरत कर ली। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद साकिब बशीर साहब बहुत गहरी नज़र रखते हैं कोर्ट अफेयर्स पे। वेलकम टू द शो साकिब साहब। वैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर हम शुरुआत करें गुफ्तगू का, क्योंकि ख़त भी एक आ गया है जी और बेंच भी टूट गया है लापता अफराद का, तो हमें बताएं कि खत ये कौन सा आया, कहाँ से आया, क्योंकि अब तो लग रहा था जजेस को खत लिखना भी भूल गया है। और फिर बात कर लेते हैं ये खत जो है वो इस्लामाबाद की आप समझे कि हिस्ट्री में एक बहुत ही गैर मामूली खत है। पहले भी बड़े गैर मामूली थे, लेकिन ये इसका तनाजुर थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि इसमें रिश्वत की बात की गई है कि कुछ कोर्ट स्टाफ पर जो है वो उस किस्म की शिकायत है कि शायद वो रिश्वत लेते हैं। और वो स्टाफ वो कि नए जो जजेस आए हैं उनके जगह साथ जो दीगर हाई कोर्ट से स्टाफ आया है ये उनके हवाले से। और ख़त लिखा है सेक्रेटरी जो जस्टिस बाबर सत्तार के हैं, उन्होंने इंस्ट्रक्शन जस्टिस बाबर सत्तार की थी क्योंकि टॉप पे यही लिखा हुआ है और नीचे खत जो है वो सेक्रेटरी की तरफ से लिखा गया है। और उसमें यही सारा सीक्वेंस बताया गया है कि जब यहाँ पे लिटिगेंट्स आते हैं, लॉयर्स आते हैं कोई रिलीफ लेकर, तो ये ट्रेंड मतलब अगर कोई उनके हक में फैसला कोई उनके हक में आ जाए तो बस वो जो कोर्ट स्टाफ होता है वकील के पास या मुंशी के पास या उनके साथ बात करते हैं, या कोई साथ जो कोई पटिशनर जो कोई आया हो कि हमें जो है वो अकोमोडेट करें या रकम लेने के हवाले से, तो उन्होंने जैसे अस्पताल से आप पेशेंट घर लेके जब जा रहे होते हैं तो ये अच्छा ये अब आप लोगों ने भी वो तो ये इन्होंने जो सेक्रेटरी साहब है उन्होंने ये इंकशाफ किया खत में। और ये भी कहा है कि यहाँ पे कॉरिडोर्स में सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं तो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट देखे और इनके खिलाफ जो कार्रवाई करे। बड़ा लंबा चौड़ा खत है 2 सफ़े का और उसमें उन्होंने इसी की निशानदेही की है कि जितना भी स्टाफ है कोर्ट स्टाफ ये मराद भी लेता है, सैलरीज भी लेता है, परमानेंट ये मुलाजिम है, तो ये इस किस्म का काम मिसकंडक्ट के जुमरे में आता है, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। अच्छा, इससे कबल आज तक ना हमने हाई कोर्ट में कभी इस किस्म की आवाज भी नहीं सुनी। इवन कोई ऐसा केस भी हम खंगालते रहते हैं मुख्तलिफ जगहों पे कि ऐसा केस भी कभी नहीं सुना कि कभी ऐसा हुआ हो कि पैसे लेने इस्लामाबाद हाई कोर्ट। तो अब पहली बार ये हुआ है और अब बात आई है उन पे जो वहां से ट्रांसफर होके आए हैं, मतलब 1 फरवरी से ट्रांसफर होके आए हैं और आज हम बात कर रहे हैं 4-5 मार्च है। तो ये 35 दिनों में क्या बदला है? वैसे अदलिया तो बदल ही गया, बहुत ही बदल गया। चीफ जस्टिस साहब का इस पे कोई जवाब तो नहीं? अभी कोई जवाब नहीं आया उनका। अच्छा सर, ये फिर बताएं, चले वक्त क्योंकि कम है, लापता अफराद का बेंच टूट गया, जज साहब ने माजरत कर ली, कोई वजह पता चली है? कोई वजह समझ नहीं आई। तकरीबन 7-8 माह ये बेंच चला, बड़ा स्पेशल बेंच था, इसमें दर्जनों केसेस थे मिसिंग पर्संस के, मुल्क भर से लोग आते थे,
इधर केपी से, बलोचिस्तान से, पंजाब से, यहाँ इस्लामाबाद के कोई मिसिंग्स थे उनके भी लोग आते थे और उनको केसेस को सुना जा रहा था। गवर्नमेंट को कमेटी भी बना रही थी, फिर उसमें जो खुफिया इदारों के लोग हैं उस कमेटीज में उनको भी रखा गया था। तो ये बेंच किसने बनाया था? ये बेंच बनाया था आमिर फारूक साहब। पहले तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी केस सुन रहे थे तो उन्होंने सिफारिश की थी कि लार्जर बेंच बनाए ताकि सारे मिसिंग पर्सन के केसेस हम सुने। तो उसमें जस्टिस तारिक जहांगीरी और जस्टिस अरबाब अहमद ताहिर और जस्टिस कियानी थे। तो अब जस्टिस अरबाब अहमद ताहिर उन्होंने रिक्यूज कर लिया। अब क्या वजह है? पहले इससे पहले एक इनका आपस में आया था इख्तलाफ के, जब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा था कि जो खुफिया इदारों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं हम उनको बुलाते हैं, इन कैमरा उनसे ब्रीफिंग लेंगे कि आप बताएं कि ये क्या मामला है मिसिंग्स का। तो लेकर ये है कि उससे फिर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब ने इत्तेफाक नहीं किया था। तो फिर वो 2-1 का ऑर्डर हो गया था। उनका ख्याल था कि बुलाना नहीं चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए, ये एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट से ही आप पूछें और इस तरह करके। और पिछली समाअत भी बड़ी स्मूथली हुई थी और जस्टिस अरबाब अहमद ताहिर ने बड़े रिमार्क्स भी दिए थे कि गवर्नमेंट अगर नहीं काम करेगी तो हम मजीद फिर सोचेंगे कि हम किस किस को बुला सकते हैं। लेकिन आज हैरान कुन तौर पर, और सब हैरान थे जो पिटिशनर थे, दरखास्त गुजार, क्योंकि ये केस जो है अपनी नोयत का बिल्कुल मुख्तलिफ, इसमें बहुत सेंसिटिविटी इन्वॉल्व होती है, जो फैमिलीज आ रही होती है, पब्लिक इंटरेस्ट का भी केस है, बहुत बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट का केस है, बहुत बड़ा पब्लिक, और इसको तो वंस फॉर ऑल रिजॉल्व होना चाहिए। कोई गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी आनी चाहिए। हमेशा से हमने सोचा, जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने जनवरी 2024 में, जनवरी या फरवरी में दी थी इस किस्म की यकीन दहानी कराई हाई कोर्ट में कि मिसिंग नहीं होंगे लोग। तो एक मुल्क का बड़ा लॉ अफसर कह रहा है कि मिसिंग नहीं होंगे, तो आप मुझको सबको पता है कि क्या उसके बाद मिसिंग नहीं हुए हैं। तो ये भी एक सिचुएशन है कि हुकूमत की यकीन दहानी कराती है, इसके बावजूद उस पर अमल नहीं होता। तो उस तनाजुर में ये इससे बड़ी उम्मीदें थी इस बेंच से कि चीजें जो है वो हो सकता है कि स्ट्रीम लाइन हो जाए, कोई बेहतरी हो, कोई मिसिंग्स वापस भी आए, बलोच मिसिंग्स जो वापस भी आए इस बेंच के बनने के बाद, तो बेहतर जा रहा था। लेकिन अचानक ये हुआ और अब क्या होगा सर? क्या कोई अब वो जो मतलब चीफ जस्टिस को भिजवाई है फाइल, अच्छा, अब वो नया बेंच बनाएंगे, नया बेंच, तीसरा मेंबर को इसमें रखेंगे और वो फिर आएगा इस बेंच को। तीसरा मेंबर ही कोई रखेंगे? ये नहीं हो सकता कि तीनों नए मेंबर्स कर दें? हो तो सकता है, अच्छा हो सकता है, पॉसिबल है कि वो कोई भी बना दें, कोई नया बेंच बना दें। मतलब कोई ऐसा तो नहीं है कि वो उन पे बाइंडिंग है कि वो नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि आज भी जो गवर्नमेंट से उन्होंने जवाब मांगा था, पिछली हेयरिंग हर 2 माह बाद ये हेयरिंग हो रही थी, तो उनसे जवाब मांगा था। बल्कि मैं सोच रहा था बल्कि आज से तकरीबन 10-15 साल पहले भी कोई मिसिंग्स थे, उनकी फैमिलीज वहां के जब बात करती थी तो कमरा अदालत का माहौल ही मुख्तलिफ हो जाता था कि ये कैसे। फिर जज भी सुन रहे थे, स्पेशल टाइम उनको देते थे, उनको सुनते थे, कम से कम उनका सुनना तो बनता है, उनको कोई सुनने वाला तो वो ना, क्या बड़ी उम्मीदें थी उनकी। तो ये फिर अब बेंच टूटा, अब नया बेंच बनेगा, फिर देखेंगे कहाँ जाते हैं। सर, अनदर अब्रप्ट खबर जिसको कह सकते हैं अचानक से, और वो था लाहौर से इस्तीफा आ गया। जी, लाहौर से इस्तीफा है। काफी मतलब कि क्योंकि उनका रिटायरमेंट बहुत दूर थी, 2016 में वो लाहौर हाई कोर्ट के जज बने, तो अभी 9 साल हुए उनको जज बने हुए। आगे भी तकरीबन 7-8 साल उनके रहते थे और जज वो केसेस की समातें भी कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे। अचानक ये हो गया। मैंने कोशिश की मुख्तलिफ जराए से चेक करने की कि क्या वजह है, वजह अभी तक समझ नहीं आई, और जिसकी वजह समझ ना आए उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। आपको जस्टिस इजाजुल हसन का इस्तीफा याद होगा, अचानक यही टाइम था, शाम का वक्त था, और अभी पता चला जी उन्होंने लिखा है जी पर्सनल रीजंस। और वो भी कुछ 6-8 महीने में चीफ जस्टिस बनना था, सीनियर प्यून जज थे सुप्रीम कोर्ट के, पर्सनल रीजन से घर जा रहे हैं जी। उससे खोज लगाने में बहुत लोगों ने कोशिश की, बाद में उनसे राब्ता करने की, कहीं आज तक नहीं बयान हुआ। तो जिसकी कोई वजह नहीं बयान की जाती उसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, तो इसलिए बेहतर होता है मेरे ख्याल में वजह बयान कर दी जाए, पब्लिक को पता हो कि क्यों आप इतना मतलब ये छोड़ के जा रहे हैं। कैसा था? वेरी क्विकली वैसे इस्लामाबाद में ये फौजदारी के वकील थे इस्लामाबाद में, और अच्छा नाम था फौजदारी के, जो क्रिमिनल केसेस करते थे, और यहाँ पे इसी वजह से क्रिमिनल केसेस करने वाले जो वकील है उसको बतौर जज जो है वो वहां पे लाया गया। एक और वजह भी वैसे हो सकती है मुमकिन तौर पर कि जिस तरह आज कल जो है वो जजेस लाए गए हैं, उनका जो मेरिट आपने बनाया है उसमें कोई रूल्स, उसकी काबिलियत और मुख्तलिफ एंगल जो देखने होते हैं कि एक अगर वकील को जज आपने बनाना है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना मेरिट उनका बनता था कि ये सारे ही जज बन जाते। लेकिन हमने देखा है लाहौर के मामले में मुस्लिम लीग नून ने भी
और अगर कराची के मामले में जो पीपल्स पार्टी भी और गवर्नमेंट के करीबी लोग और उनके चैम्बर्स के और ये वो वहाँ कहीं ना कहीं लोगों को एडजस्ट किया गया। जब आप एडजस्ट करते हैं तो जो बैठे होते हैं अगर वो अच्छे भले वो कॉम्पिटेंट हों या मादी में इतनी जरूरत ना हो नौकरी की तो वो जरूरत ना हो नौकरी की तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है हमें क्या लेना देना। आप यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मिसाल ले लें, बहुत सारे ऐसे जजेस हैं जिनके बारे में लोग बातें तो करते हैं, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज साखन, इनको मैं समझता हूँ कि इनको बतौर जजी की जरूरत नहीं है, बहरहाल अदलिया को ऐसे जजेस की जरूरत होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन आज के लिए वहीं, विल बी बैक ऑन मंडे नाउ।